कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए एजुकेशन राइज को और करे अपने बोर्ड क्लास 10th एंड 12th का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। तो आइए देखते हैं सातवें मॉडल पेपर में एक एक करके सारे क्वेश्चंस। सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न देख लेते हैं। तो देखो आपके सामने पहला प्रश्न है। चलिए मैं थोड़ा सा इसे छोटा करते हैं। यह है पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है कि प्रकृति प्रकोप और औद्योगिकरण से कौन सी समस्या उत्पन्न होती है। तो जब उद्योगों को स्थापित किया जाता है या फिर कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो कौन सी समस्या होती है? विस्थापन की, पर्यावरण की, स्वास्थ्य की या शिक्षा की? तो वही सबसे बड़ी समस्या होती है विस्थापन की। लोगों को वहां से हटना पड़ता है। जैसे मान लीजिए कहीं बाढ़ आ गई, कहीं भूकंप आ गया, तो लोगों को विस्थापित किया जाता है। और साथ ही साथ अगर औद्योगिकरण की स्थापना मतलब उद्योगों की स्थापना अगर की जाती है तो जो लोग वहां पे रहते हैं उनको वहां से हटाना पड़ता है। तो सबसे बड़ी समस्या रहती है विस्थापन की। ऑप्शन अ इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए दूसरा प्रश्न है, बूढ़ी माता हरगोबिंद की किस बात को सुनकर के उदास हो गई। हरगोबिंद संबदिया जब बड़ी बहुरिया का संभार लेकर के बड़ी बहुरिया के मायके जाता है तो सबसे पहले वहां पे जब उसका भाई मिला, भाई के बाद में जब उसकी बूढ़ी माता मिली और बूढ़ी माता ने जब उससे पूछा बताइए क्या संदेश लेकर के आए हो, तो फिर क्या कहा था उसने? ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर कि मैं कोई संवाद नहीं लाया हूं। क्यों? क्योंकि वो संवाद देने तो गया था पर वहां जाकर के उसका मन बदल गया। वो संवाद नहीं देना चाहता था और जैसे ही उसने कहा कि मैं कोई संवाद नहीं लाया हूं, मैं तो पास के गांव में आया था, सोचा आपसे मिल करके जाऊं तो इसीलिए मैं यहाँ पे आया हूं। तो जैसे ये बात सुनी तो बूढ़ी जो माँ थी, बड़ी बहुरिया की बूढ़ी माता, वो उदास हो गई। नेक्स्ट प्रश्न देखिए तीसरा, हिये नहीं सहे असहे दुख रे भेल सावन मास। पंक्ति में राधा को कौन सा मास असहनीय लग रहा है? ऑप्शन एक बसंत मास, श्रावण मास, चैत्र मास या फाल्गुन मास। तो इसकी पंक्ति अगली पंक्ति को पूरा कीजिए। क्या लिखा हुआ है कि हिये नहीं सहे असहे दुख रे भेल सावन मास। हिये मैंने हृदय में, नहीं मैंने नहीं, सहे मैंने सहन, असह मैंने यह असहनीय दुख हृदय में सहन नहीं होता। और अब तो श्रावण मास भी लग गया है। तो भेल सावन मास का मतलब होता है श्रावण मास लग चुका है और इस श्रावण मास में यह असहनीय दुख अब राधा से सहन नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र से अलग हुई बूंद किसका प्रतीक है? तो समुद्र से अलग हुई उस बूंद को जब कवि ने थोड़ी देर के लिए देखा वो बूंद अस्तित्वमान रहती है, उसके बाद पुनः वो उस समुद्र के जल से जाकर के मिल जाती है। तो ये क्षण भंगुरता को प्रदर्शित करती है। सही जवाब है ऑप्शन अ, ये जीवन की क्षण भंगुरता को दर्शाती है। एक प्रकार से यहाँ पे कवि को जो है एक दार्शनिक भाव का बोध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव जन्म लेने की सार्थकता बताया गया है किस चीज को? प्रकृति के सौंदर्य का आनंद लेने में ही मानव के जन्म लेने का की सार्थकता है, या माँ के अंक से लिपटकर दूध पीने में, या फिर मातृभूमि की गोद में खेलकर, या उपयुक्त सभी। तो कवि विश्वनाथ यहाँ पे कहते हैं कि माँ के अंक से लिपटकर दूध पीने में। लेखक विश्वनाथ ने कहा है कि माँ के अंक से, माँ के शरीर से, माँ से लिपट करके दूध पीने में ही मनुष्य की जीवन की सार्थकता है, जन्म लेने की सार्थकता है। नेक्स्ट प्रश्न है, वह वही राख पर बैठ गया और बिलख बिलख कर रोने लगा, क्यों? ऑप्शन एक कि वह फूस की राख थी, या फिर वह उसकी अभिलाषाओं की राख थी। तो वह उसकी अभिलाषाओं का तात्पर्य है उसकी इच्छाओं की राख थी। वह बहुत सारे कार्य करना चाहता था। उसकी पोटली रुपयों से भरी हुई जो उसके अंदर थी, उसने सोचा कि अगर मुझे वो पोटली नहीं मिली तो मेरी सारी अभिलाषाएं समाप्त हो जाएगी। वो न जाने क्या क्या काम करना चाहता था, इसीलिए वो राख का ढेर, उसकी अभिलाषाओं, उसकी इच्छाओं की राख का ढेर था, इसलिए वो वहां बैठ करके बिलख बिलख करके रोने लगा। सूरदास। नेक्स्ट प्रश्न है, दुष्काल का साल मजे से निकल जाता है कैसे? नदियां संभाल के रखने से, नाले संभाल के रखने से, तालाब संभाल के रखने से, या फिर उपयुक्त सभी से। तो भाई अगर हमने पानी को सहेजा, हमने जो भी नदी, नाले, तालाब, बावड़ियां, कुएं, जो कुछ भी है, अगर हमने उनको संभाल के सहेज करके रखा तो अगर कहीं अकाल दुष्काल का साल भी आएगा तो हम उसे आराम से निकाल लेंगे, झेल लेंगे।
अगला क्वेश्चन है कि खेतों में पानी देने के लिए छोटी छोटी नालियां बनाई जाती है, उन्हें क्या कहा जाता है? तो जो नालियां बनती है जिनसे हम खेतों तक पानी पहुंचाते हैं, सिंचाई करते हैं, तो उन्हें हम जलधारा कहते हैं, बरहा कहते हैं, फव्वारा या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो विश्वनाथ ने वो जो बिस्कोहर की माटी जो गांव है उसमें वहां पे जो वर्णन किया उसमें बरहा बताया है। जो छोटी छोटी नालियां होती है वो बरहा कहलाती है। अगला क्वेश्चन देखो कि कहानी मानव मन की किन वृत्तियों को शांत करती है? कृतियां नहीं है, वृत्तियां हैं। मानव मन की किन वृत्तियों को शांत करती है? तो मानव मन की वृत्तियों, मानव मन की कौन सी प्रवृत्ति या कौन सी वृत्तियों को शांत करती है? तो ऑप्शन रहेगा जिज्ञासा, उत्सुकता और कौतूहल। जिज्ञासा कि हम जानना चाहते हैं, अच्छा फिर आगे क्या हुआ, जैसे कहानी जब भी हम सुनते हैं तो। उसके बाद उत्सुकता रहती है, कौतूहल रहता है। इन समस्त चीजों को जो है वो कहानी क्या करती है? शांत करती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि जो पत्रकार किसी संस्था से जुड़े हुए नहीं होते वे कौन से पत्रकार कहलाते हैं? देखिए 3 प्रकार के पत्रकार होते हैं। एक होते हैं वेतन भोगी पत्रकार, जिन्हें हम कहते हैं पूर्णकालिक पत्रकार। एक होते हैं जो कम समय के लिए काम करते हैं, उन्हें वेतन दिया जाता है, वो होते हैं अंशकालिक पत्रकार। एक होते हैं बिल्कुल फ्री, जो किसी भी समाचार पत्र के लिए या एक साथ कई समाचार पत्रों के लिए काम कर सकते हैं, वो फ्रीलांसर कहलाते हैं, जिन्हें स्वतंत्र पत्रकार कहते हैं या उन्हें फ्रीलांसर पत्रकार भी कहते हैं। तो जो पत्रकार किसी भी संस्था से नहीं जुड़े होते वो स्वतंत्र पत्रकार होते हैं या उन्हें फ्रीलांसर भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, विशेष लेखन के तहत रिपोर्टिंग के अलावा उस विषय और या क्षेत्र पर और क्या क्या प्रस्तुत किया जा सकता है? तो उस पर साक्षात्कार, लेख, समीक्षा, स्तंभ, फीचर, टिप्पणी, सब कुछ जो है वो प्रकाशित किया जा सकता है। उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि खेल की खबर किस प्रकार लिखी जाती है? ऑप्शन 1 उल्टा पिरामिड शैली में, दूसरे पैराग्राफ से वह कथात्मक शैली में चली जाती है, अ और ब दोनों, या फिर फीचर की तरह लिखी जाती है। तो सही जवाब है स, अ और ब दोनों। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट, अब रिक्त स्थानों की पूर्ति वाले प्रश्न है कि माधुर्य, ओज तथा प्रसाद का संबंध मनुष्य की रिक्त स्थान से है। देखो ये गुण होते हैं और गुणों का संबंध मनुष्य की चित्त वृत्तियों से, हृदय की वृत्तियों से होता है। तो इन सभी का संबंध किससे होता है? मनुष्य की चित्त वृत्तियों से होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि राजन देहु तुरंग मोही अथवा देहु मतंग, इस पंक्ति में रिक्त स्थान है तो दुष्क्रमत्व दोष होता है। दुष्क्रमत्व दोष वहां होता है जहां वाक्य में शब्दों का क्रम टूट जाता है, तो वहां पे जो है वो दुष्क्रमत्व दोष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छंद शास्त्र में रिक्त स्थान अक्षरों के समूह को गण कहते हैं। तो 3 अक्षरों का जो समूह होता है वो गण कहलाता है। जैसे आपने सूत्र के हिसाब से अगर हम देखें यगण, मगण, तगण, भगण, रगण, जगण, तो प्रत्येक में 3-3 वर्ण आते हैं, तो 3 वर्णों का समूह गण कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखो कि छंद के प्रत्येक चरण में क्रमशः एक जगण आएगा, फिर एक तगण आएगा, फिर एक जगण आएगा और अंत में रगण आएगा। तो वो कौन सा छंद होता है? तो बच्चों वो वंशस्थ छंद होता है। वंशस्थ छंद में क्योंकि वंशस्थ छंद जो है ना वो एक वर्णिक छंद होता है और वर्णिक छंद में गणों की गणना की जाती है, तो इस तरीके से जो है वो गण आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जहां अप्रस्तुत का वर्णन करके उसके द्वारा प्रस्तुत का बोध कराया जाता है, तो वहां पे कौन सा अलंकार होता है? वहां होता है अन्योक्ति अलंकार। अन्य उक्ति मतलब किसी दूसरी उक्ति के माध्यम से हमें सीधा सीधा अर्थ बताया जाए। जैसे मान लीजिए कि कवि बिहारी ने जयसिंह जी के लिए एक दोहा लिखा था कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास ई काल, अले कल ही सुबंध्यो आगे कौन हवाल। तो ये अन्योक्ति अलंकार का उदाहरण है। अब देखो नेक्स्ट लिखा है कि जहां पर उपमान को प्रस्तुत रूप में और उपमेय को अप्रस्तुत रूप में रखा जाता है, मतलब उल्टा कर दिया जाता है ना, उसे बदल दिया जाता है, तो वहां पे प्रतिप अलंकार होता है। प्रतिप अलंकार का अर्थ ही होता है विपरीत या उल्टा। अब देखो एक गद्यांश है जिसको बिल्कुल छोटा सा है, फुर्ती से पढ़ते हैं, उसके प्रश्न उत्तर करते हैं। लिखा है कि मानव जीवन का सर्वतोमुखी विकास ही शिक्षा का उद्देश्य है। तो प्रश्न यहां से बनेगा शिक्षा का क्या उद्देश्य है? मनुष्य का सर्वांगीण विकास करना ही शिक्षा का उद्देश्य है। नेक्स्ट लिखा है कि मनुष्य व्यक्तित्व में अनेक
मनुष्य के व्यक्तित्व में अनेक प्रकार की शक्तियां अंतर्निहित रहती हैं। शिक्षा इन्हीं शक्तियों का उद्घाटन करती है। तो शिक्षा क्या करती है? मनुष्य के भीतर अंतर्निहित उन शक्तियों को प्रकट करती है। मानवीय व्यक्तित्व को पूर्णता प्रदान करने का कार्य शिक्षा द्वारा ही संपन्न होता है। सृष्टि के आरंभ से लेकर आज तक मानव ने जो प्रगति की है उसका सर्वाधिक श्रेय मनुष्य की ज्ञान चेतना को ही दिया जाता है। मनुष्य में ज्ञान चेतना का उदय शिक्षा द्वारा ही है। बिना शिक्षा के मनुष्य का जीवन पशु तुल्य होता है। आगे लिखा है कि शिक्षा ही अज्ञान रूपी अंधकार से मुक्ति दिला करके ज्ञान का दिव्य आलोक प्रदान करती है। तो शिक्षा क्या करती है? शिक्षा हमें ज्ञान देती है। विद्या मनुष्य को अज्ञान के बंधन से मुक्त कराती है। देखो पहला प्रश्न है कि विद्या मनुष्य को किससे मुक्त कराती है? तो भाई विद्या मनुष्य को अज्ञान के बंधन से मुक्त कराती है। ठीक है, विद्या मनुष्य को अज्ञान के बंधन से मुक्त कराती है। मनुष्य के व्यक्तित्व में क्या है और उसे कौन प्रकट करती है? तो देखो मनुष्य के व्यक्तित्व में अनेक शक्तियां अंतर्निहित होती है जिसे शिक्षा के द्वारा हम जो है वो उद्घाटित किया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मानव प्रगति का सर्वाधिक श्रेय किसे दिया जाता है और क्यों दिया जाता है? मनुष्य आज तक धीरे धीरे आगे बढ़ते 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 बहुत उच्च लेवल तक पहुंच गया है। तो इस मानव की प्रगति का सर्वाधिक श्रेय उसकी ज्ञान चेतना को दिया जाता है और ज्ञान चेतना का विकास शिक्षा से ही हुआ है, क्योंकि उसके बिना मानव पशु तुल्य है। नेक्स्ट प्रश्न है कि शिक्षा का उद्देश्य क्या है? मनुष्य का सर्वांगीण विकास करना ही शिक्षा का उद्देश्य है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है शिक्षा का महत्व बताइए। तो देखो शिक्षा का महत्व यह है कि शिक्षा ही अज्ञान रूपी अंधकार से मुक्ति दिला करके ज्ञान का दिव्य आलोक प्रदान करती है। अगला क्वेश्चन है कि उपर्युक्त गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है? तो इसका शीर्षक है शिक्षा का उद्देश्य या शिक्षा या ज्ञान चेतना या शिक्षा का महत्व, है ना। आप ऐसे भी लिख सकते हैं शिक्षा का महत्व, शिक्षा का उद्देश्य, ज्ञान चेतना या मनुष्य के विकास के लिए शिक्षा की महत्ता। अब देखो अपठित पद्यांश को पढ़ करके नीचे जो प्रश्न दिए हैं उसका आंसर लिखना है। लिखा है कि ओ हिमानी चोटियों के सजग प्रहरी, तंग सुनी घाटियों के सबल रक्षक, तू न एकाकी समझना आपको, देश तेरे साथ अंतिम श्वास तक। तू सिपाही सत्य का, स्वातंत्र्य का है, न्याय का और शांति का है तू सिपाही, प्राण देकर प्राण के ओ प्रबल प्रहरी, जा रहा तू देश हित बलि पंथ राही, जा की तेरे साथ है इस देश का बल, साथ तेरे देश की हर भावना है, साथ धन जन साथ तन मन साथ, तेरी विजय की शुभ कामना है। आइए प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है हिमानी चोटियों के सजग प्रहरी किसके लिए कहा गया है? तो भाई सजग प्रहरी जो कि हमेशा हमेशा भारत की रक्षा करता है। प्रस्तुत काव्यांश में देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले सैनिकों को सजग प्रहरी कहा गया है। अगला है कि सिपाही को किसका रक्षक बताया गया है? तो सिपाही को केवल मातृभूमि की सीमाओं का ही रक्षक नहीं बताया है, अपितु देश की स्वतंत्रता, न्याय और शांति का रक्षक भी बताया गया है। अगला क्वेश्चन है कि प्रस्तुत काव्यांश का केंद्रीय भाव क्या है बताइए। तो ये जो काव्यांश है इसका केंद्रीय भाव है देश की रक्षा के लिए सिपाही अपने प्राणों की बाजी लगा देता है, अतः उनके प्रति देशवासियों को कृतज्ञता आभार व्यक्त करना चाहिए। नेक्स्ट देखो लिखा है कि जा कि तेरे साथ हैं ये देश, सिपाही के साथ कौन खड़ा है? देखो सीमाओं की रक्षा करने वाले सिपाही के साथ ये पूरा देश खड़ा है। देशवासियों की ओजस्वी भावनाएं, आत्मबल, सभी का तन मन धन और शुभ कामनाएं उन सिपाहियों के साथ हमेशा खड़ी है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कि इस काव्यांश में किसका चित्रण किया गया है? तो इस काव्यांश में देश की रक्षा के लिए अनेक कठिनाइयों को झेलते हुए अपने प्राणों की बाजी लगा देने वाले सैनिकों और सिपाहियों का चित्रण वर्णन किया गया है। प्रस्तुत पद्यांश का उचित शीर्षक क्या लिखिए? अंतिम प्रश्न है तो देश के रक्षक सैनिक या सैनिकों के कर्तव्य या सैनिकों का राष्ट्र के प्रति एक देश प्रेम की भावना, उनकी सजगता, इसी का जो है वो यही जो है वो इसका मुख्य संदेश है।